तो तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम विक्रम प्रताप सिंह है और मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और सीयूईटी पीजी को लेकर के आज की क्लास रखी गई थी मेनली। और क्लास क्या, एक ओपन सेशन है सीयूईटी पीजी के लिए। इकोनॉमिक्स विषय क्योंकि बहुत डाइवर्स विषय है, ठीक। और सीयूईटी पीजी के बारे में पहले बता देते हैं आपको कि सीयूईटी पीजी होता क्या है। इकोनॉमिक्स सबको पता है इकोनॉमिक्स क्या है, 3 साल से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यूजी में, तो आपको इकोनॉमिक्स पता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो सीयूईटी पीजी के बारे में जान लीजिए। ये एक ऐसा एग्ज़ाम बनाया गया है, सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम है ये एक ऐसा एग्ज़ाम बनाया गया है कि इसमें आपको, अगर पीजी में इन फर्दर यूजी के बाद पीजी में आपको एग्ज़ाम देना है या फिर आपको एडमिशन लेना है, तो एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको सीयूईटी पीजी कहते हैं, ठीक। इतना आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होंगी। इसका बनाने का ये मतलब था कि वन नेशन वन एग्जाम कराएं हम सीयूईटी पीजी के लिए। मतलब पूरे देश में एक ऐसा सिर्फ एग्जाम हो गए, जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, लगभग लगभग आज के डेट में सभी यूनिवर्सिटी, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटीज हो चाहे छोटी यूनिवर्सिटीज हो, वो सीयूईटी पीजी के थ्रू ही अपने एडमिशन्स कराते हैं, ठीक। तो सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो होता है वो, उसमें लगभग 75 क्वेश्चंस होते हैं। लगभग क्या, 75 क्वेश्चंस होते ही हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे आपको इकोनॉमिक्स से पीजी करना है, ठीक। अच्छा, एक डाउट जो रहता है बच्चों में ये रहता है कि सीयूईटी पीजी क्या हम इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं, क्या अदर सब्जेक्ट से भी दे सकते हैं? तो यहाँ पे आप लगभग 4 विषय से आप सीयूईटी पीजी दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अलावा भी किसी और में, हिंदी में देना हो, इंग्लिश में देना है, तो वो भी कर देख सकते हैं। पर्टिकुलर एग्जाम के डेट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एग्जाम के डेट, ठीक। तो अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स विषय बहुत डाइवर्सिफाइड है, ठीक। तो लेकिन इसका थोड़ा बेसिक चीजें जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं। आपके सामने दिख रहा है 75 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, ठीक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75 क्वेश्चन का मतलब पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से आएगा, ठीक है। और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पर लगता है कि इकोनॉमिक्स से ही आएगा। इकोनॉमिक्स अपने आप में खुद ही कई सारे विषयों के बराबर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। और मेनली इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो 3 तरीके से पढ़ते हैं, जो हम लोगों को पढ़ाने के यहाँ पे तरीका है। एक थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स होते हैं जिसमें माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा होता है इंडियन इकोनॉमी या फिर पॉलिसी। इसमें जैसे बजट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, पावर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गया, ऐसे कई सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं इंडियन इकोनॉमी के, जो कि करंट से भी रिलेटेड होते हैं। और इन फ्यूचर आप आईएएस पीसीएस के एग्जाम में जाते हैं तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि वहाँ पे थ्योरीज नहीं पूछते, माइक्रो की कीन्स क्या पढ़ाते थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाते थे, वो सब वहाँ पे नहीं चलता है। तीसरा जो पार्ट है वो है स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल या फिर इकोनोमेट्रिक्स का भी थोड़ा। इकोनोमेट्रिक्स में सिर्फ अभी आपको सिलेबस जब बताएंगे तो उसमें सिर्फ रिग्रेशन है, वो भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन है बस। सिंपल लीनियर का मतलब ये है 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। वो जब आगे क्लासेस चलेंगी, बहुत अच्छे से क्लासेस चलेंगी, तो उसको बारे में बताएंगे हम, ठीक। तो 75 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ये 75 क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक। एक क्वेश्चन 4 नंबर को, तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एग्जाम के पता चल जाएंगे, ठीक। टाइम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है पूरी इकोनॉमिक्स विषय में। और आप एज ए स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का पेपर भी देते हैं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है कहीं पे भी। तो टाइम जो होता है वो 1.5 घंटे को होता है, ठीक। मतलब 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट का होता है। टाइम हो गया। निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, निगेटिव मार्किंग -1। मतलब 4 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, और आप गलत करते हैं तो आपका 4 तो खोते हैं, लेकिन उसके साथ एक और, तो गलत करने पे आपके 5 नंबर जा रहे हैं। ये हम लोग कभी समझ नहीं पाते इसको। एक तरीके का
मार्क इल्यूशन भी कहते हैं, भ्रम होता है कि हम तो गलत कर रहे हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। आप मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, ठीक, इसको आपने गलत किया तो 4 नंबर जो आपको मिलना था वो तो आप खो दिए, इसके साथ -1 और होता है आपने जो गलत अटेम्प्ट किया वो, तो आपका क्वेश्चन जो पूरा एक क्वेश्चन पीछे आपका जो मार्क्स गया वो 5 नंबर गया। तो इसीलिए गलत हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक। हमको कभी कभी लगता है कि गलत करने पे सिर्फ -1 ही है, कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप देखिए जो रियल चीज है वो 5 नंबर आपका जा रहा है ना, एक करने के पीछे, एक गलत करने के पीछे। तो गलत क्वेश्चन ये सारे एग्जाम के लिए है, कहीं पे भी आप अगर एमसीक्यू एग्जाम है और निगेटिव मार्किंग है वहां पे, तो आप इसको सोच समझ के अटेम्प्ट करिए प्लीज, क्योंकि 5 नंबर आपका जा रहा है। और हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही नंबर तो गलत होगा, हम कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में उसकी जो एब्सोल्यूट मार्क था 4 नंबर, वो तो हम खो रहे हैं, साथ में एक और खो रहे हैं, तो 5 नंबर हम गलत करने, सही करने में हमें 4 ही मिल रहा है, लेकिन गलत करने पे 5 नंबर हमारा जाएगा, ऐसा समझना है इसको, ठीक। तो ये हो गया एक बेसिक्स। सारे क्वेश्चन करना इसमें कंपलसरी है, ऐसा कोई नहीं, ये कंपलसरी वर्ड ही पता नहीं क्यों लिखा गया है। आपका मन हो करिए, नहीं मन हो नहीं करिए, उसमें उनका क्या जा रहा है, तो ये कंपलसरी चीज हमको नहीं समझ में आता है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूरा रहेगा नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब बीए में आपने यूजी में जितना इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो तो रहेगा ही रहेगा, और उससे थोड़ा और हटके चीजें भी आती हैं एग्जाम में। इसीलिए ये क्लास रखने का पर्पस है कि जो आप पढ़ रहे हैं बीए में वो तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। जैसे आप थर्ड ईयर में जो यहाँ का सिलेबस है, ये हम लोग की क्लासरूम की काफी अच्छी चीजें एक यहाँ पे ये है कि आप जो अभी एज इट इज पढ़ाई कर रहे हैं उसको तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, कि आपको वहां पे जो यहाँ पे क्लास करने आ रहे हैं तो आप कहीं पे कुछ समय छोड़ के आ रहे हैं ना, तो उसको भी हम लोग कवर कराते हैं, थर्ड ईयर का सिलेबस, और साथ में सीयूईटी पीजी का भी कवर कराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई यहाँ पे आता है पढ़ाई करने के लिए तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा थर्ड ईयर का लॉस होगा, तो ऐसा नहीं है। थर्ड ईयर को तो हम लोग कवर कराएंगे, जो आपके थर्ड ईयर में जो पेपर हैं, कितने पेपर हैं आपके, एक माइक्रो का है, एक माइक्रो का है जिसमें इकोनॉमिक एनालिसिस का पेपर है, एक पॉलिसी का पेपर है, और एक थॉट या फिर मैथ का पेपर ऑप्शनल में होता है, और कोई पेपर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। तो 4 पेपर हैं आपके, और वाइबा भी होता है जो ऑप्शनल पेपर होता है, तो थर्ड ईयर में वाइबा भी होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें तो हम लोग कवर करवाएंगे ही करवाएंगे। इसके साथ सीयूईटी पीजी का जो है वो सारी चीजें मेनली, वो सारे टारगेटेड हमारे रहेंगे, वो सारी चीजें कवर कराएंगे, ठीक। तो इतनी चीजें हम लोग डिस्कस करें, और एग्जाम जो है इंग्लिश और हिंदी भाषा में दोनों आएंगे। कि लॉ ऑफ डिमांड पूछ लिया तो वहां पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। आप चाहे जब वहां पे लैंग्वेज भी चेंज कर लेंगे, ठीक। एग्जाम ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम होता है, क्योंकि पेपरलेस एग्जाम होता है, हम लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम इसलिए भी बेनिफिशियल होता है। प्लस टेक्निकल में टाइम बचता है, आप गोला करते हैं, ओएमआर फिल करते हैं, उसमें टाइम जाता है ना, वैसे आप क्लिक किए तुरंत गोला भर गया, सबमिट कर दिए, तो ये टाइम बहुत बचाता है एग्जाम। क्योंकि आप एक्चुअली में अभी आपको एक सीट दे दिया जाए, आपको सिर्फ गोला ही गोला भरना हो, आपको 10 मिनट जाएंगे सीधे सीधे, उस 10 मिनट में आप सोचिए कितने क्वेश्चंस कर सकते थे ना। तो ये टाइम बचाता है ऑनलाइन एग्जाम, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस की बात करते हैं, इतना जो बेसिक्स था ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अब सिलेबस का बात कर लेते हैं, ठीक। ये जो लिखा है COQP10, ये कोड है पेपर का, आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो पेपर का कोड आता है। अब सिलेबस के पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी जो सीयूईटी 2025 में हुआ था पीजी का, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक 2025, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कट ऑफ कितना जाता है, हमको कौन कौन सा कॉलेज प्रिफर करना चाहिए, कौन सा अच्छे कॉलेज है, कौन से अच्छे कॉलेज नहीं है। वैसे तो सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं, क्योंकि कॉलेजेस स्टूडेंट से होते हैं, ना कि कॉलेजेस स्टूडेंट से होते हैं, ठीक। जो कॉलेजेस होते हैं वो हमारे आपसे मिलके जैसे स्टूडेंट्स रहेंगे वैसे ही कॉलेजेस रहेंगे, सिंपल सी चीज है। तो और वैसे तो इकोनॉमिक्स के जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू, IGIDR, ये सब टॉप इंस्टीट्यूट है, ठीक। पर हम जहां पे पढ़ रहे हैं उसको इन्फीरियर नहीं समझ सकते, हम उसको इन्फीरियर नहीं कर सकते कि ये
इन्फीरियर कॉलेज है, वो भी टॉप में है या फिर हम उसको टॉप में ले जा सकते हैं, हम ऐसा पढ़ाई करते हैं तो। ठीक। जो एग्जाम होता है वो 300 नंबर का होता है, टोटल एग्जाम जो होता है 300 नंबर का होता है। अभी जो 2025 में हुआ था पेपर, ठीक, कब हुआ था? 22 मार्च 2025 को पेपर हुआ था। तो 22 मार्च 2025 को जो सीयूटी पीजी का एग्जाम हुआ था वो 300 नंबर का टोटल था। 300 में से कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, यहाँ की जनरल की यूआर की कट ऑफ जो होती है, जनरल नहीं कहते उसको, यूआर कहते हैं, अनरिजर्व होता है, दैट इज दैट पूल इज ओपन फॉर ऑल द कैटेगरीज। ओके। तो यूआर की जो कट ऑफ थी वो पहली कट ऑफ थी 171, और ये लोवेस्ट कट ऑफ थी। क्यों? क्योंकि इस बार का पेपर कंपेयर टू प्रीवियस, और प्रीवियस में जाए हाई था, लेवल उसका हाई था। ठीक। तो उस हाई लेवल के हिसाब से हमको प्रिपरेशन अच्छी करनी है। वैसे ऑन एन एवरेज पिछली बार कितना गया था, अगर 2024 में जाए तो लगभग 240 नंबर गए थे। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस आप देख सकते हैं, कितना वेलिटोलिटी है, ठीक, गैप कितना है ना। तो हमको इस सब एरियाज में कवर करने की कोशिश है। ऐसे आपका काम क्या है, आप बीएचयू का देखिए कितना कट ऑफ गया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखिए कितना कट ऑफ गया था, ये सारी बेसिक बेसिक चीजों को आप देखिए कि कट ऑफ कितने गए थे, हम कितना नंबर 300 में से लाएंगे। तो ये क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी, चलने लगेगी, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलेगी क्लासेस, तो हम लोग इसको चीजों को कर लेंगे। ठीक। तो बताने के मतलब है कि टारगेट हमारा 250 प्लस होना चाहिए एग्जाम में। ठीक। 250 प्लस मार्क्स होने चाहिए, सो दैट हम टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकें और रैंकिंग हमारी टॉप 25 में है। ठीक। तो इतनी बेसिक्स इस चीजें हो गई कि कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब बेसिक एक आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया कि एक्चुअली में एग्जाम कितने नंबर का होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, तरीका क्या होता है। ठीक। अब सिलेबस पे आते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखें तो पहला जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग यहाँ पे हैं, और मेनली जगह पे भी सबसे पहला जो पेपर पढ़ाया जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक आधार होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी को कहते हैं। एक मार्केट में एक इंडिविजुअल यूनिट की जब पढ़ाई करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक। इकोनॉमिक्स क्या होता है, कोई बताएगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या समझते हैं इकोनॉमिक्स? लगभग लगभग 3 साल, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं तो। हाँ, कैसा? मॉनेटरी एक्सचेंज ये कहते हैं? नहीं, एक ये तो बहुत नैरो डेफिनेशन हो गया कि जस्ट फाइनेंस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मॉनेटरी टर्म्स, और इट्स ऑल अबाउट रिसोर्स एलोकेशन। ठीक। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 60 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, यहाँ पे क्लास में 60 लोग बैठे हुए हैं, तो हम ऐसा प्रोडक्शन करें जिसकी कॉस्ट मिनिमम आए, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि फायदा रहेगा, कीमत कम लगेगी उसको, सामान को, ये पेन आपको खरीदना है तो इस पेन का ऐसे कैसे प्रोडक्शन हो जैसे कॉस्ट मिनिमम आए, सो दैट प्राइस भी कम रहे। ठीक। और सभी लोगों तक ये पेन पहुंचा भी दें। तो ये इकोनॉमिक्स, इसलिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आया। इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट स्कार्सिटी, क्योंकि वांट्स जो हमारे हैं वो असीमित हैं, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो सीमित हैं। इसके बीच में एक गैप है, इसी गैप में इकोनॉमिक्स लाई करता है। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक। ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। तो अभी जो बात किया हमने कि पन खरीदने वाले क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे ना। तो इन्हीं के कंज्यूमर थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, या फिर उनके बिहेवियर को पढ़ेंगे। ठीक। थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियर, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो क्लासेस रहेंगी आपकी, वो किताब की चीजें तो रहेंगी, पर किताब से कई सारी चीजें हट के रहेंगी, कि आप किताब पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक। और क्वेश्चन पेपर भी आप देखेंगे तो ये सब बेसिक किताबें, जैसे एच एल आहूजा, यहाँ से क्वेश्चन सब नहीं आ रहे हैं। अब एडवांस किताब से उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक। एडवांस किताबों से क्या, हॉल और वरियन से क्वेश्चन आ रहे हैं। पूछ लेगा कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक। जो अपने यहाँ भी शायद ही पढ़ाया जाता है, यूटिलिटी फंक्शन, जो आपके यहाँ सिलेबस में भी है, आपके यहाँ यूटिलिटी, तो ये यूटिलिटी फंक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक।
रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो बहुत कम टीचर्स पढ़ा पाते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। डिमांड तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत लोग समझा लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक। पर एक्चुअली में कर्व हम जो बनाते हैं बेसिक सा, वाई एक्सिस पे वेरिएबल लगते हैं, मान लीजिए प्राइसेस, और इस पे क्वांटिटी डिमांडेड, और लॉ ऑफ डिमांड का कुछ ऐसा कर्व बनता है, ठीक। ऐसा ही फिगर बनता है। ये कहते हैं कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, जब प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक। इसमें कर्व में क्या हो सकता है, अब देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स ऑफ दैट गुड पर्टिकुलर। मान लीजिए पेन की क्वांटिटी डिमांडेड हमको पता करना है, तो पेन की ही कीमत देखेंगे, ना कि मोबाइल की कीमत देखेंगे, ठीक। ये बेसिक सा क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन होता है, डिमांड फंक्शन इसे कहते हैं ना। इसके अलावा मान लीजिए कुछ भी वेरिएबल हो जाए, अब ये चीज आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, इसको ए कह देते हैं, ठीक। इसके वजह से जो इसमें चेंज आएगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लोप, कि आपका स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप क्या होता है, ये ढाल, ठीक। और अदर वेरिएबल, ये क्या हो गया, ये कौन सा वेरिएबल कहते हैं इसको, नहीं फिक्स्ड नहीं कहते, ये तो चेंज हो सकता है ना, प्राइस चेंज हो सकता है। फिक्स तो ये है ए, इसको सेट्रिस पेरिबस कहते हैं। सेट्रिस पेरिबस क्या क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये कह दिया ए कांस्टेंट हो गया, ए में कुछ चेंज ही नहीं होना है, सेट्रिस पेरिबस हो गया ये। इस तरीके से इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि सीयूईटी डिमांड ऐसा करता है, सीयूईटी क्वेश्चंस ही ऐसे पूछते हैं सीयूईटी। तो ए को फिक्स कर दिए, ए सिट्रिस पेरिबस, और सिट्रिस पेरिबस में क्या क्या आते हैं, प्राइस ऑफ वाई, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा, और इनकम भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ जेड, कई चीजों की प्राइसेस हो सकते हैं। ये सारे चीजों को हम कांस्टेंट रख देते हैं, फिर कहे तो स्टेबल रख देते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसी को सिट्रिस पेरिबस कहते हैं, ठीक। तो इसको, ये सिट्रिस पेरिबस को ए लिख दिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है, बेसिक सा। इसमें कुछ भी चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, ये कहते हैं क्या है, प्राइस ऑफ एक्स। एक्स की कीमत पेन की कीमत हो गई, ये पेन हो गया, पेन के प्राइस में कुछ भी चेंज होगा तो इसके डिमांड में भी चेंज होगा, ये कह रहे हैं, ठीक। लेकिन ए क्या है, और इसको कर्व से अब समझाते हैं आपको, फिगर में क्या हो रहा है। फिगर में कुछ नहीं हो रहा है, ये फिगर में ऐसा फिगर हो सकता है, इसको डी डैश कह सकते हैं। हुआ क्या, किसमें ढाल ज्यादा है, ये बताइए, किस फिगर में ढाल जाता है। इसमें, इसको डी डैश कहते हैं, इसको डी कह दे रहे हैं। डी डैश में ढाल ज्यादा है ना, तो ढाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्लोप। ये कुछ नहीं बताता, ये स्लोप बताता है, ये स्लोप, ठीक। अब ये रोटेशन जब होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इस वजह से होगा, प्राइस ऑफ एक्स की वजह से होगा। इसको लिख दे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स की वजह से होगा, और इसी को कह रहे हैं स्लोप, ठीक। और स्लोप से क्या होगा, सिर्फ ढाल चेंज होगा, हमने बताया, ठीक। अब शिफ्टिंग कैसे होगी, कर्व में शिफ्टिंग कैसे होगी, ये जो ए है सिट्रिस पेरिबस, इस चीज में कुछ भी चेंज होगा तो उसकी वजह से शिफ्टिंग होगी, इससे 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 इससे। जब ये सारी चीजों में चेंज होगा, इन सारी चीजों की प्राइसेस चेंज होगी, तो उस वजह से कर्व में शिफ्टिंग होगी, स्लोप नहीं चेंज होगा, शिफ्टिंग होगी। उसको क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो ए क्या है यहां पे, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट में क्या चीज है, सिट्रिस पेरिबस,
इससे आपका ग्राफिकल अप्रोच तैयार हो रहा है, मैथमेटिकल अप्रोच तैयार हो रहा है, साथ में थ्योरेटिकल अप्रोच तैयार हो रहा है, तीनों चीजों को कवर कर रहे हैं। तो पढ़ने पढ़ाने का तरीका हमारा ऐसा रहेगा, हम ये बताना चाह रहे थे आपको लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक, लॉ ऑफ डिमांड इसलिए हमने टॉपिक ही पहला उठाया, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, ऐसे जब यूटिलिटी पढ़ेंगे, यूटिलिटी, इसको यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं एक्चुअली में, सिर्फ यहाँ पे यूटिलिटी लिखा है, तो उसमें हम कई सारी चीजों को पढ़ेंगे। उपयोगिता, यूटिलिटी और यूज में डिफरेंस आपको पता है? यूटिलिटी और यूज में डिफरेंस क्या है? उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एक्चुअली कैसे आप क्वांटिफाई कैसे करें? इकोनॉमिक्स देखिए इनविजिबल नहीं है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही है, हम सारी चीजों को देख सके, रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास हैं देख सके, तभी हम सारे लोगों तक रिसोर्सेज को पहुंचा पाएंगे और सभी वर्ग के लोगों को। हाँ, इसीलिए देखिए, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड आया। लॉ ऑफ डिमांड कैसा है? ऑर्डिनल है कि कार्डिनल है? कार्डिनल है ये। ठीक, हाँ, ऑर्डिनल देखिए, जैसे इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, ठीक, तो उसमें होता है यूटिलिटी को हम एक ऑर्डर दे सकते हैं, एक रैंक दे सकते हैं ना, इसको कहते हैं ऑर्डिनल। और यूटिलिटी क्या हुआ यहाँ पे? प्रिफरेंसेस, बंडल ऑफ प्रिफरेंसेस। एक्स गुड हो गया, वाई गुड हो गया, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, यहाँ पे कंज्यूमर प्रिफर कर रहा है, ये कर्व जो हो गया यूटिलिटी एक्स कामा वाई, बंडल ऑफ टू गुड्स को कंज्यूमर प्रिफर कर रहा है, क्योंकि हम बाजार जाते हैं सिर्फ एक सामान नहीं लेने के लिए, झोला लेके घर से निकलते हैं तो सिर्फ एक सामान खरीदने के लिए वहां पे नहीं निकले हैं, हम बंडल ऑफ गुड्स को लेकर आते हैं। ठीक, इंडिफरेंस कर्व की बात अलग है कि ये सिर्फ दो गुड्स तक सीमित है, पर क्या हम इसको एक्सपैंड कर सकते, इसके स्लोप को चेंज कर सकते, इस इंडिफरेंस कर्व के साथ छेड़खानी कर सकते, बहुत कुछ इसके साथ किया जा सकता है। जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो पॉइंट ऑफ ब्लिस पढ़ते हैं हम इसमें, मतलब इंडिफरेंस कर्व गोल हो जाता है, इसको कहते हैं सेटिएशन। ये क्या है? इसको कहते हैं नॉन सेटिएशन। ये सब वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे भाषा में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही भाषा में आने वाला है, सिंपल सा भाषा में नहीं आता, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसे आती है। नॉन सेटिएशन क्या होता है? मोर इज बेटर देन लेस, इसीलिए हायर देन डिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन हम कहते हैं। ठीक, तो नॉन सेटिएशन का मतलब ये है। अभी कर्व्स को भी बताएंगे कि ये फिगर्स कैसे बनते हैं, कर्व कैसे बनते हैं। ठीक, सिंपल सा इक्वेशन होता है, वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड से भी बताया हमने, पर एक सिंपल सा इक्वेशन बना के बताएंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस चीज से सारे इकोनॉमिक्स के फिगर होते हैं और सारे मैथमेटिकल जितने कॉन्सेप्ट होते हैं इसी एक इक्वेशन से बनते हैं। हम आपको बढ़ाएंगे क्लास में, जब आगे क्लास पढ़ाएंगे तो, कि फिगर कैसे बनता है इन सारी चीजों का। ठीक, क्योंकि ये आपको नहीं पता रहेगा तो ये सारी चीजें आपको परेशान करती रहेंगी, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपके सारे इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगे, सारे फिगर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो ये सब बेसिक चीजें, क्योंकि देखिए कोई भी थ्योरी है उसको समझाने के दो तरीके होते, अप्रोच होते हैं, एक मैथमेटिकल अप्रोच, एक थ्योरेटिकल अप्रोच, और एक ग्राफिकल अप्रोच। ठीक, तीन अप्रोच होते हैं। एक थ्योरी में आप बोल दीजिए कि प्राइस कम होती है तो उसके डिमांड बढ़ जाएंगे, अब इसको ग्राफिकली हम कैसे समझाएंगे? ठीक, एक्चुअली में ग्राफिकली क्यों समझा रहे हैं कि हमारे दिमाग में एक फिगर बन जाए, एक इमेज बन जाए उस चीज की। ठीक, तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा बन रहा है तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता है। यूटिलिटी एक्स कामा वाई और सारी चीजों को इसलिए हम लिख रहे हैं कि एक मैथमेटिकल अप्रोच हमारा बने इंडिफरेंस कर्व में, कि एक्चुअली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हम कितने वाई को छोड़ें एक्स की यूटिलिटी हमारी बढ़े, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई जिसको कहते हैं, और वो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के बराबर होता है। ठीक, ये सारी चीजें अभी डिटेल में करेंगे, एक ओवरव्यू देख रहे थे कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा। ठीक, और ये एग्जाम कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की रिक्वायर करता है, ये चीज है, ये हमारे मेनली समझाने का आज की क्लास में एक सोच था। तो कंज्यूमर थ्योरी ये सारी चीजें बात करती, कंज्यूमर थ्योरी तो आपको
ये सारी चीजें पढ़नी है। कंज्यूमर सरप्लस आता है जैसे, वैसे प्रोड्यूसर सरप्लस भी पूछा जाता है। तो कंज्यूमर थ्योरी है, प्रोड्यूसर थ्योरी है। कंज्यूमर थ्योरी मतलब गुड्स मार्केट, वस्तु बाजार की बात कर रहे हैं, और बाजार इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, ना कि एग्रीगेट। एग्रीगेट की बात करेंगे तो एग्रीगेट गुड्स मार्केट की बात करते हैं। वो फिर आईएस कर्व जो आगे हम लोग मैक्रो में पढ़ेंगे तो उसमें वो चीजें हैं, आईएसएलएम कर्व हैं। अभी सिलेबस को आपके समझा रहे हैं कि सिलेबस आपका एग्जाम आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट करता है। सीयूईटी पीजी हम पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे, ये तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अभी नोट्स मेकिंग का तरीका बताएं कि नोट्स कैसे बनाना है हमको, मतलब एकदम बेसिक बेसिक चीजें। पढ़ाई जैसे होती है वो दो चीजों में, एक तो पढ़ना होता है और दूसरा लिखना होता है, ठीक। ये एग्जाम लिखने के लिए नहीं है, ये एग्जाम सिर्फ पढ़ने के लिए है, और आपके एमसीक्यू आएगा तो आप वहां पे करेंगे। तो ये एग्जाम लिखने का तरीका नहीं है। लेकिन आप जैसे यहाँ बीए थर्ड ईयर में है या फिर कहीं आप थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने बताया कि वो चीजों को भी हम कवर करेंगे क्लासेस में। तो आप वो चीजें को कैसे कर पाते हैं, एग्जाम में कैसे लिखते हैं कि आप बेटर मार्क्स पाते हैं, ठीक। वो चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे। और इन फ्यूचर आप सीयूटी पीजी में एडमिशन ले लिए, दैट इज नॉट इनफ। आप उसके बाद क्या क्या स्कोप है, सीयूटी पीजी पढ़ने के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, और अभी कर ही लेते हैं। सीयूटी पीजी अगर आप करते हैं, इकोनॉमिक्स से सीयूटी पीजी करते हैं, तो आपके पास बहुत डाइवर्सिफाइड स्कोप है। पहला तो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, जो कि ऑप्शनल इकोनॉमिक्स पेपर रख सकते हैं। और आप जानते हैं जीएस का जो पेपर होता है उसमें इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा आजकल के समय में रोल प्ले कर रहा है, इकोनॉमिक्स, ठीक। तो सिविल सर्विसेज का हो गया जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, एक सेपरेट पीजी जो इकोनॉमिक्स से किया है वो कर सकता है। तो वहाँ पॉलिसी मेकिंग का काम जो करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को क्या एडवाइस देना है, हम लोग पॉलिसी एक्चुअली में कैसे ग्राउंडेड कर सकते हैं, ये सब काम वही लोग करते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज वाले लोग, ठीक। ग्रेड ए के अधिकारी होते हैं लोग। फिर यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, सब में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और आप इकोनॉमिक्स चूज करेंगे। और आपके जीएस में भी एक पेपर होता है, तो वहां पे भी स्कोप है। आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, पीजी इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो इस इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक। एकेडमिक्स में, रिसर्च में इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। मेथोडोलॉजी में इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा यूज है, जैसे इसमें पढ़ते हैं आप स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथ्स, ठीक। तो आपको किसी भी विषय में रिसर्च करना हो, आपको मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प लेनी ही लेनी है। मेथोडोलॉजी में इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा यूज है, स्टैट्स में बहुत ज्यादा यूज है। कि आप कभी सोचे ये शर्ट हम पहनते हैं तो इसकी जो साइज है, क्यों इसी साइज की बनती है, डिफरेंट साइज की क्यों नहीं बन सकती है। कि हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए मीडियम साइज की शर्ट है तो उसका 40 नंबर होगा, मेल्स में डिफरेंस होता है, फीमेल में डिफरेंस होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये मीन की वजह से होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रैक्टिकल चीजें। तो बहुत ज्यादा मतलब यूज है इकोनॉमिक्स का। और मार्केट में जितनी चीजें, हम लोग अभी कटरा मार्केट में बैठे हुए हैं, कटरा मार्केट में क्लासेस चल रही हैं, आसपास में सब किताब की मार्केट है, सारे तरफ मार्केट है। तो किस तरीके का मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, बायर्स एंड सेलर्स हैं यहाँ पे। मार्केट क्या कहते हैं, वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, तो मार्केट है। मतलब मिला जुला के ये बता रहे इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा यूज है, और प्रैक्टिकल लाइफ में पर्सनल फाइनेंस के लिए, पर्सनल बाइंग एंड सेलिंग के लिए चीजों को इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा यूज है। और रिसर्च में बात कर रहे थे, ठीक। तो आप आईआईटी से आगे आपको रिसर्च करना है तो आईआईटी जैम और गेट का एग्जाम होता है पीजी के बाद, या फिर पीजी में एडमिशन ले तब भी आप कर सकते हैं, ठीक। हम लोग उसकी भी क्लासेस लेते हैं, कराते हैं ऑनलाइन भी। आप देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ की भी क्लासेस हम लोग के चैनल पे पड़े हुए हैं, तो यूजीसी नेट की भी क्लासेस कराई जाती हैं। तो मतलब ये है कि सीईटी पीजी में एडमिशन पा गए, दैट इज नॉट इनफ। सफर है, सफर में पड़ाव आते रहेंगे, और पड़ाव यही सब पड़ाव है। आईआईटी जैम का एग्जाम, गेट का एग्जाम, एकेडमिक्स में अगर आपको जाना हो तो इनको आपको क्लियर करना होगा। नेट जेआरएफ का एग्जाम, अगर आपको रिसर्च में एडमिशन के साथ साथ आपको पैसा चाहिए, फेलोशिप चाहिए, तो लगभग 42,000 रुपए आज के समय में हर महीना आपको मिलता है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पैसा मिलता है। करना सिर्फ एक चीज होगा, आपको जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करना होगा। और 2 साल बाद आपका इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, रिसर्च वर्क आप दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आपका एसआरएफ अपग्रेड होता है, उसमें आप लगभग 50,000 रुपए पाते हैं, ठीक। तो ये अमाउंट रिसर्च के लिए मिल रहा है।
तो इससे इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा मतलब आप रिसर्च में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा डिमांड है जॉब पर्पज से। मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत वंडरफुल और बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ठीक, तो इतना हो गया इकोनॉमिक सब्जेक्ट का क्या क्या इन फ्यूचर यूजेस हैं। ठीक, क्योंकि यूटिलिटी की बात कर रहे थे तो इकोनॉमिक्स की भी यूटिलिटी की बात हम लोग सोचे कर लें। फिर ऐसे कंज्यूमर थ्योरी आता है, प्रोड्यूसर थ्योरी आता है कि मार्केट में प्रोड्यूसर्स भी होते हैं तो उनके कैसे बिहेवियर होते हैं, कैसे इनपुट से हम आउटपुट को बनाते हैं, प्रोडक्शन को बनाते हैं। तो ये सारी चीजें में हम लोग प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ते हैं। फिर मार्केट पढ़ते हैं जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलते हैं, वो मार्केट होता है। जैसे किताब बेचने के लिए एक दुकान एक लोग खोल के बैठे हुए हैं और एक लोग खरीदने के लिए किताब जाते हैं, हम आप स्टूडेंट। ठीक, तो जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं उसे कहते हैं मार्केट। ठीक, जैसे लोग सिर्फ किताब खोल के बेचे रहे, वहां बायर जाता ही जाता नहीं है, तो इसको मार्केट नहीं कहेंगे। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। जैसे अब आज के समय में एक नया मार्केट उभर के आ रहा है, ई कॉमर्स मार्केट। ठीक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सब टाइप्स ऑफ मार्केट, ई कॉमर्स नए टाइप के। तो क्या इसको हम मार्केट कहेंगे? हाँ कहेंगे, क्योंकि वहां पे कोई सेलर दूर बैठा हुआ है, हम आप यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं चीजों को, तो ये भी मार्केट है। ठीक, तो मार्केट पढ़ेंगे। मार्केट के बाद हम जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। जैसे लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी हमने पढ़ा। ठीक, ये एक मार्केट एक इंडिविजुअल यूनिट में हमसे पढ़ रहे हैं ना, सारे मार्केट्स में कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, इसकी जब बात करते हैं तो जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें, कि इन जनरल पूरे सारे मार्केट्स में कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक, और टाइप ऑफ मार्केट में परफेक्ट मार्केट पढ़ते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट पढ़ते हैं, मोनोपोली पढ़ते हैं, डुओपोली, ओलिगोपोली, टाइप ऑफ मार्केट पढ़ते हैं। अभी जो मेन ओवरव्यू सिर्फ देना है, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो एक एक टॉपिक्स को सारे क्लासेस में कवर करेंगे तब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होंगी। ठीक, और एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें कवर की जाएंगी। ठीक, जैसे कई सारे क्लासेस में क्या होते हैं, लिमिटेशन उनकी बता दें क्लासेस की, वो ना बेसिक से कवर कराते हैं ना एडवांस से कवर कराते हैं, बीच का सिर्फ कवर करा के छोड़ देते हैं, उससे कुछ भी नहीं हो पाता। इसीलिए ना आपके बेस क्लियर है ना आपके एडवांस की चीजें क्लियर है। ठीक, जैसे लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने पढ़ाया, तो आपको समझ में आया एक नया तरीका, पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, कैसे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे, कैसे मैथमेटिकल उसमें जो चीजें हैं इक्वेशन बना के बनाया, कैसे स्लोप और इंटरसेप्ट उसका चेंज होगा, स्लोप और इंटरसेप्ट में क्या क्या वेरिएबल्स आएंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड होगा तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे बनेगा। मान लीजिए डिमांड कर वर्टिकल ऐसा हुआ लॉ ऑफ डिमांड कर्व, तो क्या लॉ ऑफ डिमांड कर्व ऐसा बन सकता है? बन सकता है। क्या लॉ ऑफ डिमांड कर्व ऐसा बन सकता है? बन सकता है। एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछते आते हैं, ऐसा डिमांड कर्व किस गुड्स के केस में बनेंगे। ठीक, जहां पे प्राइस कांस्टेंट हो, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही हो बस। तो ऐसे चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिर ओवरऑल इफिशियंसी की बात करते हैं, जिसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करेंगे। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक्चुअली में जब भी पॉलिसी बने, लोगों का कैसे सबका साथ में कल्याण हो सके। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि वी आर वेलफेयर स्टेट, हम लोग वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे वेलफेयर पॉलिसीज पढ़ाते, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे यहाँ पे है। ठीक, क्यों है? हम लोग 67% जनसंख्या को फ्री में अनाज क्यों दे रहे हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर 67% जनसंख्या बेनिफिट पाती। मतलब अभी 2011 के सेंसस से हिसाब से देखें तो 131 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ पे, तो 131 करोड़ में से 67% फ्री में अनाज दिया जाता है। क्यों? बिकॉज वी आर वेलफेयर स्टेट, इसलिए दिया जाता है। ठीक, एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं। फिर एक्सटर्नैलिटी क्या होता है? किसी मान लीजिए आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं और आप साथ में रहने की वजह से आपके पास इनकी आदत आप इनके अंदर वो चीजें चली जाती है, इसको कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बगल में कोई सिगरेट पीता है। ठीक, उसके धुएं को आप भी इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक, वहीं बगल में कोई नीम का पेड़ लगाता है, उससे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। ये भी होता है। तो समाज भी है, यहाँ पे खूबियां भी है, खामियां भी है। सोचने वाले को सोचना है कि उसे क्या चाहिए और कैसा दिखता है परसेप्शन, ये चीजें हैं। ठीक, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स बात आती है, जब माइक्रो का एग्रीगेशन कर देते हैं, एक
कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे चीजों को देखते हैं, या फिर एक ओवरऑल स्टेट लेवल पे देखते हैं, सरकार के लेवल पे देखते हैं चीजों को, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अभी नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको एकदम स्टार्ट से पढ़ाएंगे। 2007 में जो यूएन ने हमको नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम दिया, और अभी जो 2025 में अभी लेटेस्ट में रिकमेंड किया गया, वो क्या था अब क्या है, कैसे, मतलब एकदम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कि किताबों में जैसा तरीका रहता वो, एकदम नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। किताब वाली चीजें तो पढ़ेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पढ़ाने का तरीका बहुत अलग रहेगा। और क्या अलग रहेगा, हमने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के बताया समझाया, ऐसे तरीके अलग रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो विषय पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स विषय, उस विषय की अच्छे से समझ में हो। आप सीयूईटी पीजी में अगर एडमिशन ले भी लेते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील, आप एडमिशन पा भी जाएंगे। वहां एडमिशन लेने के बाद भी जब टीचर आए आपसे क्वेश्चन करे, तो वहां आप बता पाए, आपको लगे कि हम किसी टीचर से पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं चीजों को। ठीक, तो ये चीजें हैं। और आपको आगे पीजी करने में जो बेसिक्स चीजें हैं वो आपको क्लैरिटी रहे, समझ में आए। ठीक, जैसे ये ग्राफ कैसे बनते हैं, ये इक्वेशंस कैसे बनते हैं, इसकी थ्योरी क्या होती है। ठीक, ये सारी चीजें। दूसरी चीज, इंडियन डेटा के साथ हम लोग क्लास करेंगे। मतलब बुक्स में आप देखेंगे कहीं फॉरेन राइटर्स की डेटा है वहां पे, कहीं यूएस की किताब, फ्राइन की किताब पढ़ रहे हैं, तो टी फ्राइन जो है वो वहां की यूएस के डेटा को एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। हम लोग इंडिया में ऐसे देखें कि इंडिया में कैसे चीजें चल रही हैं ना। जैसे कीन्स का एग्रीगेट डिमांड देखें तो इंडिया में डिमांड कैसा है, हम लोग इसको देखेंगे जानेंगे। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, जैसे आप उस चीजों को देख सके, समझ सके और महसूस कर सके उन चीजों को। एक्चुअली में इकोनॉमी हमारी ऐसी है, अभी आपसे जैसे पूछा जाए कि भारत की अर्थ आपका हालचाल कैसा है, आप बता देंगे हमारा हालचाल। ऐसे आपसे पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी का हालचाल कैसा है, अपने देश की अर्थव्यवस्था का कैसे हालचाल है, तो आप कैसे बताएंगे उन चीजों को। तो ऐसे जब एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी उस लेवल की, हम लोग उस हिसाब से पढ़े रहेंगे, तब चीजों को समझ पाएंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बाद हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। यहाँ पे उल्टा पुल्टा थोड़ा दिया है, हम लोग पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कौन कौन इकोनॉमिक्स आते हैं, एडम स्मिथ आते हैं। उन एडम स्मिथ की एक बहुत अच्छी किताब है और बहुत फेमस किताब है, जिस वजह से उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं ना। तो नहीं, पूरा नाम बताइए, ये तो सिर्फ एक आधा लाइन नाम है, या फिर इसको पंच लाइन कहते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। पूरा नाम है इनका, किताब का टाइटल जो है, कभी भी आप किताब पढ़िए उसका टाइटल पढ़िए, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, ऐसा रहता है। हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स किताब है। ठीक, जो थ्योरी एंड पॉलिसी लिखा हुआ है किताब में ना, उसका बहुत मतलब है, इसलिए उसमें थ्योरी एंड पॉलिसी लिखा गया है। ठीक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरा टाइटल है किताब का। ठीक, एग्जाम में यही आएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ नेचर दे देगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचर दे देगा। आप सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन पढ़े हैं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो ऐसे पढ़ना है। कीन्स, क्लासिकल्स के बाद ऐसे कीन्स की बात करेंगे हम लोग। कीन्स की किताब एक है, बहुत अच्छी किताब है, 1936 में आती है। और क्यों आती है ये बताइएगा थोड़ा। हाँ, कीन्स ने क्रिटिसाइज किया, मेनली क्या क्रिटिसाइज किया था कीन्स ने क्लासिकल्स को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेजिस फेयर पॉलिसी थी, या फिर ये कहते थे मार्केट से चलता है, लॉन्ग रन था इनका कॉन्सेप्ट। कीन्स आते कहते शॉर्ट रन में होता है, इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, हम लॉन्ग रन तक बचेंगे कि नहीं बचेंगे यही नहीं होता है। ठीक, और ये कहते हैं कि क्लासिकल कहते इकोनॉमी जो होती है वो मार्केट की वजह से चलती है। ठीक, उस समय सिचुएशन भी अलग थी, तो अपने यहाँ से क्योंकि स्टेट का इंटरवेंशन बहुत कम हुआ करता था उस समय, मार्केट की फोर्सेस से भी से ही चीजें चलती थी, तो उसको कहते हैं कि डिमांड सप्लाई से चीजें चलती थी उस समय। और प्राइसेस आउटपुट जो होते तो वो डिमांड सप्लाई की वजह से डिटरमाइन होते। ठीक, उन्होंने कहा लेकिन कि डिमांड यहाँ पे है ही नहीं इकोनॉमी में, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। ये कीन्स की मेजर फाइंडिंग थी। ठीक, उन्होंने डिमांड की बात बहुत ज्यादा की। क्लासिकल क्या थे, सप्लाई का बहुत बात करते हैं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जेबी से आते हैं,
से का बाजार का नियम कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ना। पर वास्तविकता में ऐसा होता है, लेकिन सब जगह ऐसा होता है ये हम नहीं कह सकते। ठीक, यहीं पे आप कटरा मार्केट में निकल जाइए तो आप देखिए कि कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं, क्या वो बिक जा रही हैं? नहीं बिक रही हैं। तो सप्लाई जेबी से अब कहां गए? प्रयागराज के कटरा मार्केट में तो जेबी से का नियम नहीं लागू हो रहा है। हाँ, समय के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इकोनॉमिस्ट अपने स्टडी के हिसाब से, अपने देश के शासन व्यवस्था के हिसाब से चीजों को, थ्योरी को देते थे। एप्लीकेबल भी थी वहां पे थ्योरियां। लेकिन समय के हिसाब से, नीड ऑफ द आवर के हिसाब से चीजें बदलती हैं, थ्योरीज बदलती, रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं समय और जगह के हिसाब से। ठीक, तो इसलिए कीन्स आते हैं। उस समय मंदी चल रही थी, 29 में मंदी चल रही थी, पूरे देश में डिप्रेशन चल रहा था। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? निगेटिव ग्रोथ। हम सामान बनाए हैं, बाजार में है, लेकिन बिक ही नहीं रहा है। आप ही यहाँ पे क्लासरूम खोल के बैठ जाइए, कोई स्टूडेंट आएगा नहीं तो हम क्यों पढ़ाएंगे यहाँ पे? या फिर बाजार में जो चीजें यहाँ पे बिकेंगे ही नहीं, किताब की दुकान की जगह हम कार लाइन से लगा के बेचना शुरू कर दे, बिकेंगे? बिकेंगे ही नहीं। स्टूडेंट्स है वो कार कहाँ खरीदेंगे? स्टूडेंट्स, उनके पास पैसा ही नहीं होता ना। तो ये जो पैसा है वो प्रोवाइड करने का काम स्टेट करेगा, ये कीन्स कहते हैं। इसीलिए स्टेट इंटरवेंशन इज मस्ट, कीन्स कहते हैं। और कोविड के टाइम जैसे आप देखिए कि लोगों के पास एक तो जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो घर पे आ गए थे, तो अर्निंग नहीं हो पा रही थी उनके पास ना। तो हो क्या रहा था? पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो मार्केट में फिर डिमांड की कमी हो गई थी। इसीलिए जो पम्प प्राइमिंग किया जा रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जा रहा था कि लोग खर्चा करें। सरकार हेलीकॉप्टर मनी दे रही थी, अलग अलग इनिशिएटिव्स ला रहे थे, आत्मनिर्भर भारत योजना ला रहे थे। ठीक, कोविड स्पेशल पैकेजेस दिए जा रहे थे, खर्चा करिए, अब खर्चा करिए। तो इसीलिए किए जा रहा है कि डिमांड बढ़े, और डिमांड की वजह से ही डिप्रेशन था। ये कीन्स की जो 1936 में किताब आती है जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें देखिए जनरल थ्योरी दे रहा है किन किन चीजों की? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट के बाद इंटरेस्ट, फिर मनी, तीन चीजों का मेनली। ठीक, एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट होगा, सारी चीजें कंट्रोल होंगी। तो एम्प्लॉयमेंट को आउटपुट से भी लिंक किया और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी लाया। ये कीन्स का मेजर था। ठीक, हाँ। फिर उसके बाद मनी एंड इन्फ्लेशन आता। जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी तो ऐसे ओवरव्यू सिर्फ दे रहे हैं। फिर मनी एंड इन्फ्लेशन आता है। मनी से मतलब क्या है? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। दो चीजें होती हैं मार्केट में, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। तो जो अभी आप कह रहे थे मॉनिटरी ना, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, आप सिर्फ इतने इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, मनी एंड इन्फ्लेशन की बस। इकोनॉमिक्स एक्चुअली बहुत बड़ा है, इसके अलावा भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स। जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो सोचेंगे कि पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, जीवन बहुत छोटा है, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है। सोचिए, जीवन से बड़ा इकोनॉमिक्स है। तो मनी एंड इन्फ्लेशन, मनी में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी हम लोग पढ़ेंगे। फिर मनी मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। मतलब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? हाँ, हाँ। क्रेडिट डेबिट का होता है। तो जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में, पैसा जमा करते हैं, तो हाँ, कुछ पैसा अपने पास रख के बाकी का लोन वो हाँ, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, साख सृजन। ठीक, और ये कौन बैंक करते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। ठीक, साख सृजन का काम, इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ऐसे इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट। एक इस बार की भी अगर आप इकोनॉमिक सर्वे, अच्छा, दो चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। एक बजट, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप इस दो चीज को समझ लिए, जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी नहीं समझ पाते कि इकोनॉमिक सर्वे ऐसा क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। ठीक,
क्योंकि उसमें पूरे साल भर का काम होता है इकोनॉमिक सर्वे में। हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो बजट होता है। तो हाई पावर्ड मनी होता है। फिर क्रेडिट क्रिएशन होता है, साख सृजन, जो अभी हम क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, उसी से मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक। फिर आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के रोल्स और फंक्शन, जितने भी तरीके कॉमर्शियल बैंक है। फिर क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी, मतलब जितने भी मनी के थ्योरीज हैं, जैसे डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज हैं, सप्लाई ऑफ मनी की थ्योरीज हैं, ऐसे ही क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी को पढ़ेंगे। फिलिप्स कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग लगभग एग्जाम में आता ही आता है फिलिप्स कर्व। ठीक। जो कि वेज इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में एक रिलेशन दिखाता है, और कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, कुछ ऐसा फिगर बनता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक। ये कहते हैं लगभग 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अरे अनएम्प्लॉयमेंट पे इन्फ्लेशन जीरो हो जाता है, फिलिप्स कर्व की जो फाइंडिंग थी। ठीक। उसके बाद कॉन्सेप्ट आप लोग पीजी में जब एडमिशन लेंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, तो एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन कॉन्सेप्ट आता है और रेशनल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक। जिसमें आप फ्रीडमैन को भी पढ़ेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा। ऐसे फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? सरकार। जिस सरकार को हमने चुना है वो फिजिकल पॉलिसी बनाती है। ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो बैंकिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो मेनली रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई को ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई। ठीक। ऐसे ही जो सरकार के पास टूल्स हैं जिससे मनी को कंट्रोल में किया जा सकता है, पैसे को कंट्रोल में किया जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में किया जा सकता है, जैसे टैक्सेस। सरकार को अगर बाजार में खर्चा ज्यादा कराना है तो टैक्स कम कर देगा। ठीक, चीजें सस्ती हो जाएंगी और हमारे पास भी पैसा आ जाएगा, इनकम टैक्स कम हो गया तो हमको आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें 10% आपको इनकम टैक्स ही देना पड़ गया, तो इसलिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट। फिर सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट्स, हम सामान का प्रोडक्शन कराना है, सब्सिडी प्रोड्यूसर्स को देना शुरू कर दिए। लोगों को इनकम और देना है तो ट्रांसफर पेमेंट्स हम कर दिए। ट्रांसफर पेमेंट एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इनकम होता है, आप 100 कमा रहे हैं तो उसमें 10% ट्रांसफर पेमेंट भी देने लगे तो 110 आपके पास हो गया, तब भी आपका इनकम बढ़ गया, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का काम होता है। फिर ऐसे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है। कंजम्पशन की कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे परमानेंट थ्योरीज हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है। इसमें सिलेबस में ऑर्डर में नहीं दिया गया। ठीक। हम लोग कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन, जो कि स्टार्टिंग का पहला कंजम्पशन की थ्योरी था, वो पढ़ेंगे 1936 में जो किया आता है। फिर उसके बाद सारी थ्योरीज को हम लाइन से पढ़ेंगे। ठीक। फिर ऐसे बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज को पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन होता है वैसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन होगा। ठीक। फिर ओपन इकोनॉमी मॉडल, जैसे कि मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, आईएसएलएम बीपी मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्लास भी यहाँ पे ऑनलाइन कराए हैं, चैनल पे भी ये टॉपिक पढ़ा है। आईएसएलएम बीपी मॉडल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो भी लेखा जोखा रहता है वो कहाँ पे रहता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रहता है। कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज व्यापार करते हैं एक दूसरे से, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो सारे ट्रांजैक्शंस उसमें एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब रुपया मान लीजिए यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे महंगाई भारत में कुछ है, अमेरिका में डॉलर की कीमत कुछ है, वहां पे महंगाई कुछ है, तो इसी को हम इक्वलाइज करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी लाए, कि ये पेन बेचना है भारत को अमेरिका में, अमेरिका को भारत में, या फिर अन्य देशों में, तो कैसे एक दूसरे से उसके कीमत को इक्वलाइज कर सकते हैं, तो उसको परचेजिंग पावर पैरिटी हमने कहा। ठीक। फिर ग्रोथ के मॉडल्स हैं। ग्रोथ को मेनली आपके सिलेबस में दो ही मॉडल हैं, एक हैरट डोमर। अच्छा, हैरट डोमर जो मॉडल है ये बहुत जगह पे आपको साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक। लेकिन बहुत अच्छी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग मॉडल है। ठीक। एक हैरट है, एक डोमर है। ठीक।
तो इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, फिर साथ में क्लब कर देंगे, ठीक। और जो डोमर थे, ये कीन्स जहां से पढ़ाई की है, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, वहीं से हैरड भी पढ़ाई, डोमर भी पढ़ाई किए हैं कैम्ब्रिज से, ठीक। तो इसको हम लोग वहां कीन्स से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हैरड डोमर पढ़ेंगे। फिर हैरड डोमर को हम सोलो मॉडल से लिंक कर देंगे कि जो ये वाकई में कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल लेबर रेशियो फिक्स्ड रखे थे हैरड डोमर, इसको फ्लेक्सिबल कर देते हैं, सोलो आते हैं। फिर इसको मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि सोलो का मॉडल बहुत कंफ्यूजिंग मॉडल है। किसी किताब में आप पढ़ेंगे कुछ आपको मिलेगा, किसी किताब में आप पढ़ेंगे कुछ पड़ेगा। और इंडियन राइटर की किताब, दुर्भाग्य से नहीं कहना चाहिए, पर वहां पे कई सारी कमियां मिल जाती है सोलो की मॉडल, वहां से आप पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक। तो उसको हम लोग पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो आता है, वो आता है स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स, ठीक। स्टैट्स, स्टैट्स में जैसे मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे हम लोग, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, या फिर कहे तो म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, ठीक। अब ये क्या होता है आप सोचेंगे, म्यू वन और बीटा वन बीटा टू होता है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, बीटा वन, बीटा टू, और सारी चीजों को आपको कवर करवा देंगे, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डेविएशन का आगे चल के बहुत ज्यादा यूज है। आप लोग जब पीजी में एडमिशन पा जाएंगे तो हर जगह डेविएशन शब्द या फिर एरर टर्म शब्द परेशान करता रहेगा आपको। हाँ, हाँ, फिफ्थ पेपर में, हाँ। तो इसलिए वो थॉट और मैथ का ऑप्शनल पेपर है। हाँ, तो वो भी चीजें कवर कराई जाएंगी, उसमें भी जो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी वो भी चीजें कवर कराई जाती रहेंगी। एक्चुअली में फिफ्थ पेपर में है उसकी बात नहीं है, जो आप बीए में सारी चीजें पढ़े हैं वही यहाँ पे है, उससे बस थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे कर दिए एंट्रेंस में, ठीक। एडवांस इसीलिए थोड़ा सा कर दिया जाता है कि आप 300 में से 300 नंबर ना पा पाए। हाँ, सारी चीजें नहीं होंगी ना, जैसे रिग्रेशन नहीं होगा आप में, तो अभी तो मैथ फिर आप पढ़ रहे हैं ना इस बार, लेकिन उसमें आप रिग्रेशन नहीं होगा आप में, प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, रिग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हम भी वहां पे पढ़े ना, जहां पे आप पढ़ रहे हैं हम भी वहीं पे थे, पढ़ाई किए हैं। कोरिलेशन होगा आप में, लेकिन रिग्रेशन नहीं होगा उसमें, ठीक। और रिग्रेशन ही पूरे स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स का आधार है, रिग्रेशन। फिर मैथमेटिकल, मैथमेटिकल में लगभग लगभग चीजें होंगी ही होंगी आपके सिलेबस में, जितनी चीजें होंगी, नहीं भी होंगी तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, सेट्स क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, फंक्शंस वेरिएबल के, मल्टी वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल होते हैं, जो फंक्शन सिंगल वेरिएबल एक ही वेरिएबल की स्टडी करते हैं, मल्टी वेरिएबल कई सारे जब वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक। जैसे मल्टीपल कोरिलेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। फिर डिफरेंस इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट को पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्लास करेंगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक। नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे एकदम सिंपल भाषा में और बहुत बेसिक से भाषा में चीजें को बताए हैं वहां पे, ठीक। जैसे एनसीईआरटीज आप पढ़ते हैं अगर उसकी, क्लास 11 12 की, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंडियन इकोनॉमी, जो कि बहुत समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत डाइवर्सिफाइड है और कुछ फिक्स नहीं होता, बहुत अनसर्टेनिटी है इस यूनिट में, इसमें। तो आपको एक स्पेसिफिक होके एक टू द पॉइंट चीजें बताई जाएंगी कि आप इसमें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर सकते, मान लीजिए 25 क्वेश्चन आया तो एक दो क्वेश्चन आपका छूट ही जाएगा ऐसा, जो आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड है इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली में। बट मोस्ट ऑफ द चीजें यहां से आप कवर कर लेंगे, ठीक। जैसे नेशनल इनकम और पॉपुलेशन, तो आपको जनसंख्या के बारे में कहां से पता चलेगा, एक तो सेंसस, एक एनएफएचएस का डेटा हम बताएंगे, दूसरा एसआरएस का डेटा बताएंगे, तो आपको जनसंख्या के बारे में पता चलेगा। नेशनल इनकम जो अपने यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मॉस्पी, सीएसओ, वहां पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग का आपके पास हर क्वार्टरली
एक एस्टिमेट आता है कि हमारे यहाँ जीडीपी इतना हो गया। ठीक, अभी अपने देश की जीडीपी कितना है, कितना लाख करोड़ है जीडीपी? नॉमिनल और रियल दोनों बताइएगा। नहीं, इस बार का बजट कितने लाख करोड़ का था? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली डायरेक्टली। 50 लाख करोड़ का अपना बजट था, और अपने देश की रियल जीडीपी भी 49 लाख करोड़ है। ठीक, लेकिन बजट इज नॉट जीडीपी। ठीक, बजट एक जीडीपी का एक हिस्सा होता है बस। नॉमिनल जीडीपी देखें तो अपने देश की 75 लाख करोड़ नॉमिनल जीडीपी है। ठीक, लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई, हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना है। ठीक, फिर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब किस तरीके के लोग काम करते हैं, बेरोजगारी कैसी है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कैसे है, ये सारी चीजों को इसमें पढ़ेंगे हम लोग। फिर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों सेक्टर है? लगभग लगभग 45% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, 100 में से 45%। जैसे जनसंख्या मान लीजिए 2011 के सेंसस के हिसाब से 131 मिलियन है जनसंख्या। ठीक, उसमें से 45% लोग खेती करने वाले हैं ना। लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है अगर देखें तो सिर्फ 16% बस। तो 45%, एक्चुअली में 45% भी कंट्रीब्यूशन करते तो ठीक था। कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? सिर्फ 16%, सोचिए। बाकी 27% इंडस्ट्री से आता है, और बाकी जो बचता है इसके अलावा 27-45 के अलावा वो सर्विसेज से आता है। मोस्ट ऑफ द जो जीडीपी का हिस्सा है वो सर्विसेज से आता है। ठीक, और रोजगार भी हमारे यहाँ सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरीके के स्ट्रक्चर है, लैंड रिलेशंस वहां पे कैसा है, लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं, मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, लार्ज फार्मर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जैसे नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स है हमारे यहाँ, तो ये सब फंड्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स है हमारे यहाँ, तो ये सब क्रेडिट देने का काम करते हैं। कॉमर्स का, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम यही सब बैंक्स करते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे। फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि घट रही है, एक ओवरऑल पैटर्न समझने की कोशिश करें कि ज्यादातर गेहूं चावल से प्रोडक्शन हो रहा है, तो कहाँ पे कमियां आ रही, किस स्टेट में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब एक ट्रेंड देखने और पढ़ने की समझने की इसमें कोशिश करेंगे। फिर फेमीन्स, ड्रफ जब आते हैं, सूखा पड़ जाता है, एक बड़ी समस्या रहती है, जिसको फेमीन्स एंड पॉवर्टी, अमर्त्य सेन की किताब है, किस साल आई थी ये सब? आई थिंक 1996 ऐसे आया था। तो हाँ, तो फेमीन्स की वजह से, भुखमरी की वजह से बेरोजगारी होती, वो कहते हैं। ठीक, और फेमिन्स ड्रफ से आ रहे हैं, सूखा पड़ने के कारण से आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई इस वजह से आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। फिर रेलवेज पे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे और इंडस्ट्री। आप जानते हैं रेलवे इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। ठीक, रेलवे इतने लोगों का बोझ सहता है, और रेलवे पे बजट भी डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, पहले रेलवे का जो बजट था वो अलग आता था बजट में, लेकिन अब एक बजट में मिक्स कर दिया गया है। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हम लोग डिबेट आज के समय में बात चल रही, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब लोकल लेवल पे कैसे हम इसको चीजों को ला सकें। इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर और मतलब कि रोजगार, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जैसे हम ये कोचिंग मान लीजिए खोलते हैं, तो हम खुद को रोजगार दे रहे हैं, 10 लोग को और रोजगार कर रहे हैं, तो आई एम एंटरप्रेन्योर। तो यही एंटरप्रेन्योर की बात होती है। और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग उसमें कितना होना चाहिए, सर्विसेज कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंटरवार पीरियड में कैसा था, उसमें क्या क्या रुकावट आ रही, समस्याएं आ रही थी, वो सारी चीजें। और लेबर रिलेशंस, अभी लेबर 4 नए लेबर कोड आए हमारे देश में, 4 लेबर कोड। उससे क्या पता, एक बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू पढ़ेंगे, क्योंकि लेबर रिलेशंस है हमारे सिलेबस में। ठीक, पहले 27 लेबर कोड हुआ करते थे, अब वो 4 लेबर कोड में मर्ज कर दिया गया है।
उसमें कैसे जॉब क्रिएट की बात कर रहे हैं ये चीज, ठीक। फिर इकोनॉमी एंड स्टेट इन इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट, कि पुराने समय में कैसे इकोनॉमी रहती थी हमारे यहाँ पे, उसकी भी स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल इन नेचर ये बात कर रहे हैं। फिर इंपीरियल प्रायोरिटीज एंड इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल की बात कर रहे हैं, कि कैपिटल जैसे लेबर होता है वैसे कैपिटल होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेड में कई सारे हम थ्योरी को पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, किन गुड्स का हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, किन गुड्स का हम कम एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एफडीआई की पढ़ाई करेंगे। फिर फ्लो एंड की बात करेंगे कि गवर्नमेंट और फिजिकल पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में और पुराने कॉन्टेक्स्ट में, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आती है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन होता है। उसमें पढ़ेंगे कि कितनी इंडस्ट्रीज पहले स्टेट के कंट्रोल में थी, अभी कितनी इंडस्ट्रीज कंट्रोल में है स्टेट के, कितनी रिजर्व्ड है स्टेट के लिए, कितने को लाइसेंसेस की जरूरत पड़ते हैं, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे है। पब्लिक इकोनॉमिक्स पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें राइवल इन नेचर, नॉन राइवल इन नेचर क्या होता है, एक्सक्लूडेबल इन नेचर, नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, कैसे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सटर्नैलिटीज जो कि हम लोग आपको पहले भी माइक्रो में भी बताए, यहाँ पे भी एक्सटर्नैलिटीज, वही एक्सटर्नैलिटीज की बात की जा रही है। ये दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है एक्सटर्नैलिटी। निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है एक्सटर्नैलिटीज का। बजट की जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बजट, हम उसके बारे में बात करेंगे। यूनियन बजट जो लेटेस्ट में अभी आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें कई सारे तरीके के डेफिसिट्स होते हैं, जैसे प्राइमरी डेफिसिट होता है और फिस्कल डेफिसिट होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट होता है, ये सारी चीजें बात करें। पब्लिक डेप्ट आज के समय में बहुत ज्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट के दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, पहले थ्योरीज पढ़ेंगे और दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको। एक इंटरनल पब्लिक डेप्ट, एक एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट, ठीक। देश के अंदर में कितना कर्जा है और देश के बाहर कितना कर्जा है, क्योंकि डेप्ट एक तरीके की लाइबिलिटीज होते हैं, हमको चुकाना पड़ता है और विथ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, इसलिए। फिर फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, मतलब स्टेट भी अपने यहाँ सरकार है, सेंट्रल पे भी सरकार है, तो सेंटर से कैसे पैसा स्टेट को मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है हमारे यहाँ, कैसे फाइनेंस होंगी चीजें, ठीक। तो फाइनेंस कमीशन, इसमें दो चीजें, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन किया जाता है, हॉरिजेंटली कैसे पैसा देंगे और वर्टिकली कैसा पैसा देंगे ये, ठीक। फिर टैक्सेशन, जैसे कि जीएसटी अपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स है वो। टैक्स मेनली दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जो प्रत्यक्ष टैक्स होता है वो इनकम टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी और ये सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। तो हम लोग टैक्सेशन को पढ़ेंगे। फिर डेडवेट लॉस को पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शंस को पढ़ेंगे, एफिशिएंसी इक्विटी पढ़ेंगे, इसमें टैक्स इंसिडेंस, टैक्स शिफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और ऑप्टिमल टैक्स जो मैनक्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑप्टिमल टैक्स को, वो कि कितना परसेंट टैक्स ऑप्टिमल है, इकोनॉमी को बियर करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक। मान लीजिए ये पेन है तो इस पर कितना परसेंट टैक्स लगना चाहिए जो ऑप्टिमल है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में कुछ इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, इसमें दिया है एडम स्मिथ से थ्योरी जो कि 1776 में आते हैं, लेकिन हम लोग उसके पहले से थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रेड में क्या चीजें चल रही थी जो एडम स्मिथ ने अपने थ्योरीज को दिया। तो मर्केंटलिस्ट से हम लोग पढ़ेंगे कि जो कि आपके सिलेबस में बीए थर्ड ईयर में भी मर्केंटलिज्म फिजियोक्रेट है। फिर एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, हिक्सरेलिन की न्यू ट्रेड थ्योरी, ये आपके बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में भी है, तो वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ये भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका, ठीक। तो बीए थर्ड ईयर का यहां से आप कई सारी चीजें प्रिपेयर कर लेंगे, और ऊपर भी कई सारी चीजें मतलब प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग, ठीक। तो इतने चीजें मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। मेनली सीयूईटी पीजी के बारे में आप लोग आज की क्लास में पढ़े समझे कि क्या है सीयूईटी पीजी, हमें क्यों करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है। ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करना ही करना है। कितने नंबर लाने हैं हमें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए, इसको हम लोगों ने समझा। टॉप यूनिवर्सिटीज कौन है ये हमको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही इंटरनेट के समय में इतने मतलब अवेयर हैं
कि लोगों को पता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, वहां पे भी डाउट होते हैं तो हम लोग बताएंगे कि कितने मार्क्स पे कितनी यूनिवर्सिटीज मिल, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल सकते हैं। अपने एयू में एडमिशन पाने के लिए कितना आपको पाना है, बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए कितना पाना है नंबर आपको, ठीक। डीएससी में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू है, डीएससी है, जीआईडीआर है, वहां पे एडमिशन अगर आपको चाहिए तो कितना नंबर लाना होगा, ठीक। तो ये चीजें हो गई। एक पेपर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझने की कोशिश, 75 क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग इसमें कितना होता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूचर में कैरियर पर्पज से, जॉब पर्पज से क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने की समझने हम लोग कोशिश किए। सीयूईटी पीजी का सिलेबस हम लोग पूरा डिटेल में समझने की कोशिश, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको हम लोग डिफाइन किए, क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, एक लॉ ऑफ डिमांड की एक थ्योरी दे के, इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी दे के पढ़ा के हम लोगों ने समझा कि पढ़ने का तरीका बेसिकली होगा क्या, कैसे डिफरेंट रहेगा इस क्लास में और एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, ठीक। अब आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट रिगार्डिंग सीयूईटी पीजी, डाउट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, डाउट रिगार्डिंग क्लासेस, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ। हम्म। हम्म। वही कह रहे हैं ना कि इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द चीजें आपके थर्ड ईयर की हैं, जो नहीं है, प्रॉब्लम होती वो सारी चीजें तो आपको मैनेज कराई ही कराई जाएंगी। प्लस आपको ये सिलेबस डेली बेसिस पे कराए जाएंगे और कवर कराए जाएंगे, ठीक। बस जितना चीजें यहाँ पे कराई जाती रहे उसको आप करिए, जहां पे जो प्रॉब्लम हो आप उसको डाउट में क्लियर करिए। और सारी चीजें अभी हमारे पास लगभग फरवरी मार्च में पेपर होने वाला है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हैं हमारे पास, लगभग 90 दिन है, ठीक। तो इन 90 दिन को हम कैसे बेहतर से बेहतर पढ़ाई करके यूटिलाइज कर सकते हैं और एडमिशन पाने के लिए, ठीक। तो अभी कोई डाउट? हाँ। एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, मान लीजिए दिल्ली जाना है, ठीक। तो दिल्ली जो ट्रेन जाती है आप उस ट्रेन में बैठेंगे दिल्ली जाने के लिए ना, ना, ये होगा एकदम मतलब सीधा सीधा एग्जैक्ट तरीका ये होगा ना। या फिर आप बस ले सकते हैं या फिर आप ट्रेन ले सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। और या फिर हो सकता है आपको दिल्ली भी जाना है, शादी है, कुछ भी हो सकता है, और आपको इलाहाबाद भी जाना है, ठीक। बीच में मान लीजिए पड़ता है आगरा, या फिर कुछ भी जगह पड़ता है, तो आप वहां तक पहुंचते पहुंचते सोच सकते हैं कि हमें इलाहाबाद आना है कि दिल्ली जाना है। तो द पॉइंट इज कि पहली बात तो क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमने जैसे बताया कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, ठीक। सिविल सर्विसेज के साथ आप सीयूईटी पीजी या फिर मास्टर्स कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, इसलिए एक बैकअप हो जाता है कि देर इज अनसर्टेनिटीज एंड देर इज अ प्रोसेस। सिविल सर्विसेज की तैयारी में ऐसा नहीं, आई एम नॉट डिमोटिलाइज और डिमोटिवेटिंग यू टू डोंट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट। एंड द फैक्ट इज कि इकोनॉमिक्स से आप मास्टर्स करते हैं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार होगा, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, ठीक। ये सारी चीजें हो जाएंगी। प्लस सिविल करना भी है आपका, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका तैयार हो रहा है, प्लस घंटे 2 घंटे आप सिविल दिन का निकाल के सिविल सर्विसेज पे भी दे सकते हैं मास्टर्स के साथ। लोग देते हैं, लोग करते हैं, लोग किए भी हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। और द पॉइंट इज ये आपको गेम्स खेलने हैं, तो आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको क्रिकेट ही खेलना चाहिए, ये भी सही है। और क्या आप और कोई खेल खेलेंगे तो क्रिकेट भूल जाएंगे, ये भी सही है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट अस अल्टीमेटली। हाँ। मतलब अभी धुंधला धुंधला सा है, क्लियर नहीं है एक्चुअली में ना, कि हाँ। हाँ।
तो हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। तो शिद्दत से ही देखिए, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। 100% लोग हैं तो 1% को जॉब मिलना है, 1% से भी कम मिलना है, ठीक। तो शिद्दत ही वहाँ पे काम आ सकती है, डिसिप्लिन डेडिकेशन काम आ सकता है ये, ठीक। और उसके पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए, हमें क्या अचीव करना है, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं उसको, या फिर उसको ही करना है आपने सोच लिया है, तो यू शुड गो फॉर दैट। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जैसे तैसे करके यूजी तो हो जाएगा, बट आगे चल के चीजें और एडवांस होने वाली हैं, ठीक। हम्म, ऐसा देखिए, आपको लगता है द सेम डाउट वाज विथ मी। तो वही कह रहे हैं ना, इक्वेशन हमने बताया, पढ़ाया, आपको समझाया, ठीक। तो आपको अभी भी कैसा डर लग रहा है? मैथमेटिकल इज सो इजी। हाँ। तो आपको ये इक्वेशन हमने जो बताया, पढ़ाया, आपको समझ में आया? तो इस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दिस। मैथ्स नहीं होता वहां पे, ठीक। वो टेक्निक होती है। और टेक्निक आपको ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा नहीं रहता, ठीक। आपको सिंपल सी थ्योरेटिकल ही चीजें वहां पे रहती हैं, ग्राफिकल चीजें रहती हैं। बहुत ऐसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलेशन ऐसे नहीं रहता। और जो भी बेसिक से उतना रहता है, बहुत, मतलब बहुत बेसिक लेवल का मैथ रहता है उसमें। बहुत लोग मैथ से डरते हैं, हम भी डरते थे। पर आए एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट किए, तो लगा कि यह तो कुछ मैथ ही नहीं है। जैसा हम कि हमने बताया, ये इक्वेशन आपके हर जगह पे आता रहेगा। अब उसी का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, उसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। टाइम तो देखिए हर विषयों के साथ देना ही देना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि विषयों में जो एकेडमिशियन सिलेबस बनाए हैं उसमें असमानता नहीं किए हैं। तो समय तो देना ही देना पड़ेगा, बट यू शुड हैव टू क्लियर अबाउट योर गोल्स। आप सोच लीजिए। और सोचने का समय आपके पास कब तक है? जब तक आप थर्ड ईयर में हैं तब तक है। उसके बाद आप एकदम एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आप सोचने में कम से कम 2 साल समय बर्बाद करिए। लेकिन एक बार अगर जिस रास्ते पे आप निकल जाइए, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यू टर्न। आप घूम के आएंगे तो आपको उतना, जितना समय आप आगे गए हैं, उतना समय तो पीछे आने में लगेगा ही लगेगा। और जब पीछे आप लौटेंगे, तो आप वहीं का वहीं पाएंगे अपने आप को। कहीं आगे नहीं बढ़े ना कहीं बढ़े, सिर्फ आपने समय गोल गोल, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का गोल गोल हो गया ना, वो यहीं पे हो रहा है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर गोल प्रॉपरली। समय दीजिए उस पे कि हमें एक्चुअली में करना क्या क्या है। हमने आपको बेनिफिट्स बता दिए, सारी चीजें बता दी, बेनिफिट्स क्या है, बैकअप हो सकता है आपका, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट एक्चुअली में गोल क्या होना चाहिए, कौन सा एग्जाम हमें देना है, कौन सा नहीं देना है, क्योंकि प्रयागराज में लगभग 50% स्टूडेंट्स के साथ हम लोग बहुत स्टूडेंट्स को टैकल करते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं। हम लोग का गोल नहीं क्लियर रहता है कि एक्चुअली में हमें करना क्या है ना। तो ये क्लियर कर लीजिए, इसमें आप बिल्कुल समय दीजिए, डिस्कस करिए लोगों से, टीचर से, स्टूडेंट से, फ्रेंड से, देखिए, ऑब्जर्व करिए, और समझिए कि हमें क्या करना है एक्चुअली में, गोल क्या है। क्योंकि हम लोग शुरुआत जब करते हैं तो बहुत धूमधाम से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब अंत होने लगता है, हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस शुरुआत का हम लोग सोचते ही नहीं है जो बहुत धूमधाम से शुरू किया था हमने ना। तो शुरुआत की हुई चीजें जो धूमधाम से शुरुआत की गई हैं, वो अंत भी धूमधाम से हो, बहुत कम के ही साथ हो पाती हैं। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड मैटर करता है कि आप सोच लीजिए आप क्या कर सकती हैं, और कितना कर सकती हैं, और आपको करना क्या है, किस लिए हैं, ठीक। तो ये सोच लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा, एक ही बार मिलना है, उसमें आप सोच लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, ठीक। इट्स और कोई डाउट? और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हम एश्योर कर सकते हैं आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इकोनॉमिक्स विषय के साथ, ठीक। तो थैंक यू वेरी